पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की एक छोटी खबर है, उससे बात शुरू करते हैं। लेकिन खबर इसलिए बड़ी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूरी तरह पराजित होने के बावजूद बसपा ने, मायावती की पार्टी ने लोकसभा चुनाव के 2 प्रत्याशी की घोषणा की है। एक प्रत्याशी अलवर से घोषित किया है, फजल हुसैन, और दूसरा घोषित किया देवकरण नायक श्रीगंगानगर से। राजस्थान में बसपा को जीतने की कोई उम्मीद लग रही है, ऐसा मैं नहीं मानता। और बसपा का कोई ढांचा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अब रह नहीं गया है। 2-3 बार 6 ऐसे जीतते आए, लेकिन सब कांग्रेस में मिलते चले गए। जीतने के बाद बसपा के विधायक, और बिल्कुल बसपा लगभग कोई नक्शे पे निशान लगाने लायक कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। इसके बावजूद बसपा ने 2 टिकट लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए। बसपा को आमतौर पर लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं। आज के टिकट में सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर से चौधरी फजल हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। चौधरी फजल हुसैन चौधरी तैयब हुसैन के बेटे हैं। चौधरी तैयब हुसैन कौन है? ऐसे एकमात्र राजनेता हैं भारत के राजनीति के इतिहास में जो 3 राज्यों से मंत्री रहे हैं, 3 राज्यों की सरकारों में मंत्री रहे हैं। सबसे पहले पंजाब सरकार में मंत्री थे, फिर जब हरियाणा बना अलग होकर पंजाब से, तो हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, फिर राजस्थान से भी चुनाव लड़ा और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे। चौधरी तैयब हुसैन के बेटे और कांग्रेस सरकार में मंत्री रही जाहिदा के भाई। मैं नहीं जानता कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, बोलचाल है नहीं है। जाहिदा कांग्रेस से प्रत्याशी थी और मंत्री रही गहलोत सरकार में। उनके भाई और चौधरी तैयब हुसैन के बेटे चौधरी फजल हुसैन, कई लाख मेव वोट हैं इस इलाके में, और मेव वोट एक मुश्त कांग्रेस को पड़ने की पूरी उम्मीद थी। ऐसा माना जा रहा है थानागाजी में और दूसरे इलाकों में, लक्ष्मणगढ़ में, क्षमा करें, जो रामगढ़ है उस पूरे इलाके में और तिजारा में, वहाँ पर कांग्रेस को जो वोट पड़ सकते थे उन वोटों को अब चौधरी फजल हुसैन खींच कर ले जाएंगे। ये एक राजनीतिक गलियारों में प्रश्नवाचक चिन्ह उभर कर सामने आया है। और क्या चौधरी फजल हुसैन के खड़े होने से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कैंडिडेट भूपेंद्र यादव की राह आसान होगी? उनके लिए रास्ता बनेगा वापस से संसद में जाने का और पहली बार लोकसभा का सदस्य बनने का? ये आने वाला वक्त बताएगा। जो देवकरण नायक खड़ा किया गया, गंगानगर के हमारे सूत्र बताते हैं कि गंगानगर में हैं एससी के काफ़ी वोट, चूँकि सीट रिजर्व है एससी के लिए, लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि नायक समाज के वोट भी पूरे इनको मिल पाए, ऐसा नहीं लगता। आमतौर पर जो तटस्थ प्रेक्षक है उनका कहना यह है कि लोग इस बार मोदी और नो मोदी ये वोट डालेंगे। तो उसमें पोलराइजेशन होगा वोट का। जो जय श्री राम वाले लोग हैं, जो अनुच्छेद 370 वाले हटाए जाने के पक्ष वाले लोग हैं, जो मोदी है तो मुमकिन वाले लोग हैं, जो राम मंदिर वाले लोग हैं, वो सब के सब मोदी के साथ जाएंगे। और जो ये नहीं है, वो किसी जाति की वशीयत दें या कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा के कारण दें, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ होने के कारण दें, पर वो दूसरा वोट देंगे। तीसरे आदमी को वोट देने की गुंजाइश और लॉजिकल कोई बात लोगों का मानना है कि नज़र नहीं आती। फिर भी जब कैंडिडेट खड़ा किया है तो कोई तो सोच समझ कर किया गया होगा, और कुछ तो वो असर दिखाएंगे अपना। क्या दिखाते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अपैरेंटली ऐसा लगता है कि दोनों प्रत्याशी कांग्रेस को डैमेज करेंगे। बांसवाड़ा की सीट की मैंने चर्चा की थी आपसे पहले, जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए और फिर उनको टिकट दे दिया गया। पूरे 20 साल 25 साल कांग्रेस में उन्होंने खूब मजे लूटे। जिला प्रमुख रहे, पत्नी जिला प्रमुख रही, अध्यक्ष रहे, क्षमा करें वो मंत्री रहे,
कैबिनेट मंत्री रहे गहलोत सरकार में, उसके बाद सत्ता का सारा सुख भोगने के बाद वो बीजेपी में गए और बीजेपी में जाके उनको टिकट मिल गया। बीजेपी के पास ऑब्वियस वहाँ पर अच्छा कैंडिडेट नहीं था। अब ये संकट कांग्रेस के पास हो गया, क्योंकि वो भी उम्मीद लगा के बैठे थे। मनजीत सिंह मालवीय की बड़ा कद्दावर व्यक्तित्व है उनका पॉलिटिकली, लेकिन उनके विरोधी और कांग्रेस के विधायक अर्जुन बामनिया ने कुछ पहल की और बहुजन, क्षमा करें, भारतीय आदिवासी पार्टी बाप जिसको कहते हैं, बाप के साथ कुछ तालमेल की कहानी शुरू की है। बाप का जबरदस्त प्रभाव है इस इलाके में, उनके विधायक भी आए जीतकर, और बाप और कांग्रेस अगर अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समक्ष कांग्रेस की चुनौती तभी चुनौती बनकर सामने आएगी जब बाप और कांग्रेस एक हो, चाहे चुनाव चिन्ह कांग्रेस का हो, चाहे चुनाव चिन्ह बाप का हो, चाहे प्रत्याशी बाप का हो, चाहे चुनाव प्रत्याशी कांग्रेस का हो। ये दोनों एकजुट होंगे तभी कुछ बात बन पाएगी भाजपा के खिलाफ। अब भाजपा के खिलाफ बात बन पाए इस कोशिश में अर्जुन बामनिया लगे हैं, रमीला खड़िया वहाँ से विधायक हैं वो लगी हुई हैं, नानालाल नीनामा जो विधायक है वो लगे हुए हैं, खुद अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि समझौता हो जाए बाप के साथ, डोटासरा पीसी चीफ कोशिश कर रहे हैं, टीकाराम जूली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बात समझ में नहीं आ रही। दोनों मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, पर दोनों का मिलकर चुनाव लड़ना कितना जरूरी है मैंने अभी आपको बताया इन दोनों के लिए। और ये दोनों मिलकर नहीं लड़े तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा के टिकट पर कितने ताकतवर होंगे इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। ऐसे ही हनुमानगढ़, क्षमा करें, हनुमान बेनीवाल को लेके भी, नागौर को लेके बात चल रही है। पता लगा है कि हनुमान बेनीवाल 2 सीटें मांग रहे हैं, नागौर और बाड़मेर, जबकि कांग्रेस एक ही देना चाहती है, क्योंकि विधानसभा में भी एक ही सीट आई है हनुमान बेनीवाल के पास। परंतु बाप और हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा के पास एक बात कॉमन है, बाप कांग्रेस की उम्मीदवार को 2 सीटों पर डैमेज कर सकती है, यानी कि हार ही सुनिश्चित कर सकती है एक तरह से मैं समझता हूं, अगर सामने चुनाव लड़ी तो, ट्रिएंगुलर फाइट हुई तो। और ऐसा 5 से 6 सीटों पर हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं कांग्रेस को डैमेज। जीतेंगे इसकी तो कोई उम्मीद नहीं लगती मुझे अगर वो अलग लड़ते हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को 5 से 6 सीटों पर डैमेज कर सकते हैं। इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए कांग्रेस इनसे और उनसे हाथ मिलाने की सोच रही है कि अगर 5-7 सीटों पे 50-50, 40-40 हज़ार वोट भी ले गए यूथ के, जाट यूथ जो अंधे फॉलोअर हैं हनुमान बेनीवाल के पीछे, बहुत ज़बरदस्त समर्थन है हनुमान बेनीवाल को जाट यूथ का, तो उस वजह से वो जो वोट जाएंगे तीसरे खेमे में वो कांग्रेस की हार सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए दोनों से हाथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता कांग्रेस में हरीश चौधरी और दिव्या मदेना बहुत खिलाफ हैं हनुमान बेनीवाल के साथ हाथ मिलाने के, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ट्रेंगुलर फाइट से बचना चाहेगी कांग्रेस, खासतौर पर जाट इलाके में और बाप वाले एसटी के इलाके में, ताकि जातीय आधार पर वोटों का विभाजन नहीं हो उन जातियों में जो जातियां परंपरागत रूप से कांग्रेस की वोट बैंक हैं या भाजपा के साथ नहीं जा रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है, गठबंधन कुछ होता है नहीं होता है। मायावती ने अलबत्ता आज ये साफ कर दिया कि वो 2 सीटों पे कम से कम प्रत्याशी उतार के कोशिश करेगी ट्रेंगुलर फाइट हो। बीजेपी ने आज दूसरी सूची जारी की, लेकिन राजस्थान उसमें नहीं था। नितिन गडकरी को चुनाव लड़ाया जाता है, अनुराग ठाकुर का नाम था, मनोहर लाल खट्टर जो कल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज उन्होंने नायाब सैनी के बहुमत साबित करने के तत्काल बाद अपनी विधानसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा देने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने एक पाक साफ तरीके से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना उचित समझा और वो भी आज लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर हैं और कई केंद्रीय मंत्री हैं जिनको आज टिकट दिया गया, और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आज इस सूची में टिकट दिया गया, इसमें बुमई भी शामिल हैं। तो इस तरह अच्छी एक रिच सूची भाजपा की आई है, लेकिन राजस्थान उसमें नहीं है। राजस्थान पर विचार अब होगा
राजस्थान में 15 सीटें भाजपा डिक्लेयर कर चुकी, 10 सीटों पर विचार चल रहा है। इसमें भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद एक साथ विचार होगा, क्योंकि राजसमंद से कांग्रेस से रावत आ सकता है, अजमेर से कांग्रेस भी जाट को खड़ा कर सकती है, कांग्रेस भीलवाड़ा से किसी ब्राह्मण या वणिक वैश्य वर्ग के व्यक्ति भी खड़ा करेगी। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन देख करके 18 तारीख को, अभी जयपुर की दोनों सीटों पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है, ये 5 सीटें तो बिल्कुल अटकी ही पड़ी हैं। गंगानगर भी शामिल है, झुंझुनू भी शामिल है। तो अभी इन सीटों पर टोंक स्वाभिमान से भी नहीं आया अभी प्रत्याशी बीजेपी का। तो 10 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी 18 तारीख को सीईसी की बैठक में डिस्कस होंगे। हो सकता है 18 मार्च को उन प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए, या उन प्रत्याशियों की घोषणा ना हो तो 19 को हो जाए, पर फैसला शायद 18 मार्च को हो जाएगा, ऐसे संदेश, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। अभी कांग्रेस की अगली सूची भी, जिसमें 15 नाम आने हैं, कांग्रेस ने 10 ही नाम घोषित किए, वो भी 18 के सीईसी होगी और 20 के आसपास आएगी। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों को देखना चाहेगी, जिन सीटों पर अभी उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे उन पर, और बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ जातीय समीकरण देखते हुए प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेगी कांग्रेस। और कांग्रेस की दूसरी सूची में कौन कौन आता है, ये सब अभी कयास लग रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कौन भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है, कौन कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहा है। कोई बड़े दिग्गज नेता का भी नाम लिया जा रहा है जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, उन्हें भीलवाड़ा से भी लड़ाया जा सकता है चुनाव, इसकी भी संभावना व्यक्त की जा रही है, या राजसमंद से भी उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसा भी एक नाम चर्चा में है। हम नहीं जानते कि वो दल छोड़ेंगे कांग्रेस, क्योंकि वो परमानेंट शुरू से डे वन से कांग्रेस ही रहे, कट्टर हैं कांग्रेस के, लेकिन चर्चा चल पड़ी है और उनके कई समर्थक भाजपा में जा चुके हैं। तो अब 18 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस बीजेपी की राजस्थान की सूची को लेकर। आज वसुंधरा राजे अस्पताल गई, एसएमएस हॉस्पिटल, और उन्होंने अस्पताल जाकर ओटाराम देवासी के हालचाल पूछे, जो मंत्री हैं इस वक्त राजस्थान सरकार में। बहुत लोगों को याद होगा कि वसुंधरा राजे ही ओटाराम देवासी को राजनीति में लेकर आई थी। वो वहाँ के एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि धर्मगुरु थे देवासी समाज के। वसुंधरा राजे ने पहले उनको केंद्र में एक मंत्री पद के समान एक ओहदे पर बैठाया, उन्हें लेने, आपको याद होगा, हेलीकॉप्टर दिल्ली से आया था उनको लेने के लिए। फिर बाद में उनको विधायक का चुनाव लड़ाया, वो मंत्री बने, अभी फिर मंत्री हैं वसुंधरा राजे। आज एसएमएस अस्पताल गई और अपने इन पुराने राजनीतिक सहयोगी को, जो आज भजनलाल कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी कुशल क्षेम जानी, उन्हें शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। अभी एक काम आज और हुआ है, वो पीएम स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल की लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ आज, और राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई किरोड़लाल मीणा कैबिनेट मंत्री सहित कई लोग इसमें शामिल हुए, और जाबर सिंह खर्रा भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये अविनाश गहलोत भी इस कार्यक्रम में थे, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत। और नमस्ते इंडिया, नमस्ते योजना, सॉरी, नमस्ते आरआईसी में ये प्रोग्राम हुआ, नमस्ते योजना के तहत भी कार्यक्रम हुआ। 2 कार्यक्रम आज एक साथ हुए थे, एक दुर्गापुरा में हुआ, एक आरआईसी में हुआ। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिस तरह मोदी ने अपने किए हुए काम जनता के सामने रखे, हर पार्टी को अपने किए हुए काम जनता के सामने रखकर वोट मांगने चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा भजनलाल शर्मा ने। आपकी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन के रूप में काम कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार युवा, महिला, गरीब, किसान के हित में हमेशा काम करेगी। आपने हमारा राजस्थान की सरकार का 3 महीने का कार्यकाल आपने देखा है। 3 महीने का कार्यकाल आपने देखा है, लेकिन वोट तो मोदी के कार्यकाल पर, मोदी है तो मुमकिन है पर ही पड़ेंगे राजस्थान में, बीजेपी के लिए पड़ने वाले वोट, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
5 नई गारंटियां महिलाओं को लेकर, महिला न्याय को लेकर, नारी न्याय को लेकर घोषित की। आइए सुनते हैं क्या कहा खड़गे ने। 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालय में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। चाहे नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे ये 5 गारंटियां देना हो, दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को तलाश रही हैं और उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि मजबूती के साथ उनका वोट बैंक उनके साथ खड़ा हो, या वो एक पर्टिकुलर कास्ट को, क्रीड को या वर्ग को, महिला वर्ग को या पुरुष वर्ग को, जो भी उसमें डिवीजन करके कैसे कैसे महिलाओं को अपने साथ जोड़ें या ओबीसी को अपने साथ जोड़ें, इस सब कोशिश में लग गई है पार्टियां। आइए देखते हैं पेनल्टी कॉर्नर में। कल आपको बताएंगे कि और क्या डेवलपमेंट हो रहा है राजनीति में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।